आप गौर करिएगा एक बात को, जीतन राम मांझी को इंटरव्यू दिए थे वो चैनल पर, उसमें जीतन राम मांझी बताए थे कि वो फ्लाइट में नीतीश कुमार आके उनसे माफी मांगे और उनको बोले कि अरे भाई छोड़िए ना, होते रहता है। और जीतन राम मांझी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उसी इंटरव्यू में कहते हैं कि हम उनका माफ नहीं किए और हमको बोलते रह गए, लेकिन हम उनका कोई बात इसलिए नहीं सुने क्योंकि हमको उनका बात बहुत बुरा लगा था। तो एक बात समझ लीजिए, जो इतिहास का विद्यार्थी रहा है और राजनीति का, उसको पता है कि जॉर्ज फर्नांडिस किस व्यक्तित्व के आदमी थे, उनका राजनीतिक ताकत और पहुंच क्या था, वो कैसे स्वभाव के थे। और अगर वैसे आदमी को नीतीश कुमार गच्चा दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार किसी को भी गच्चा देने से चूकेंगे। पंजाब में नरेंद्र मोदी का हाथ झटकने वाले का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो आदमी है जिनको एक वक्त लगने लगा था कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरे सिवा कोई एलिजिबिलिटी रखता ही नहीं है। और उस नीतीश कुमार को एक आदमी बोल रहा है, जिस आदमी के पास 3 गो विधायक है, तो हमको लगता है कि बहुत अपना रीढ़ मजबूत रखना चाहिए। नीतीश कुमार एकदम से, उनका 2-4 गो आदमी है, गुप्तचर कहिए चाहे कुछ कुछ कहिए, वो आदमी को भेजते हैं और वो आदमी को भेजते कहते हैं अच्छा तो देखो तो क्या हो रहा है। वो आदमी बस देखने जाता है तो हल्ला हो जाता है कि पार्टी टूटने वाली है। ये है नीतीश कुमार। तो चिराग पासवान की पार्टी नहीं टूटी, लेकिन चिराग पासवान को मीडिया में आकर कहना पड़ा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, चिराग तो पार्टी के मालिक हैं, उनके जीते हुए सांसद वीडियो बना रहे थे कि देखिए ऐसा बात नहीं है, हम चिराग जी के साथ हैं। मतलब इतना हड़कंप मच गया था। क्यों थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना बहुत दिक्कत है। नीतीश कुमार पत्रकारों को कुछ नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का कोई आलोचना करेगा उसको कोई कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार उस एरिया, मतलब जो उनका एरिया है, पॉश एरिया जहां पर बड़े नेता रहते हैं, उसमें से कोई उनको बोल दिया तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा निकालते हैं कम से कम 3 साल के बाद। आरसीपी सिंह बन गए मंत्री 1.5 साल पहले, ओकरा बाद उन पर एक्शन लिया गया। ललन बाबू को ये 2010-11 में पार्टी छोड़ के भाग गए थे। तो नीतीश कुमार पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ऐसा गच्चा देते हैं कि समझ में आ जाता है। तो जीतन राम मांझी हो सकता है अपना गड्ढा खोद रहे हो, पता नहीं है, किसी को पता भी चलेगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अपना रखते हैं हिसाब। और ये पता चलेगा चुनाव के 10 दिन पहले, जब जीतन राम मांझी कहेंगे मेरे पीठ में कोई छुरा घोंप दिया है, हमको टिकट ही नहीं मिल रहा है, और मोदी जी उनका फोन नहीं उठाएंगे। तो बहुत तरह का बात है, धीरे धीरे समझ में आएगा। जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से बार बार दर्द झलक रहा है और जिस तरीके से बार बार जीतन राम मांझी इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी पर दबाव बनाया था कि वो अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर ले, और इस कारण से उनके बेटे को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। कहीं ये बयान जीतन राम मांझी की गले की हड्डी ना बन जाए और कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ऐसा खेला ना कर दे जिसमें जीतन राम मांझी फंस जाए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का स्वभाव कुछ ऐसा रहा है कि अगर कोई उनके खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता है तो नीतीश कुमार चुपचाप निर्णय लेते हैं, और निर्णय ऐसा लेते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित हो जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जीतन राम मांझी का बयान जो है वो नीतीश कुमार पर कितना इंपैक्ट डालेगा और नीतीश कुमार इससे कितना नाराज होंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। एक आदमी हुए जिनका नाम है आरसीपी सिंह, एक आदमी हुए जिनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, एक आदमी हुए जिनका नाम है ललन सिंह जो फिलहाल वहीं पर हैं, एक आदमी हुए जिनका नाम हुआ ललन सिंह। ऐसा कई बात होगा। आप सवाल नहीं पूछे, हम बस नाम गिनवा दे रहे हैं शुरू में ही, और फिर कहानी सुनाएंगे, आप सवाल पूछिए। फिर चलिए, मेरा पहला सवाल यही है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बार बार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार को बुरा लगेगा? देखिए, वो दर्द बयां नहीं कर रहे हैं। आप गौर करिएगा एक बात को, जीतन राम मांझी को इंटरव्यू दिए थे वो चैनल पर, उसमें जीतन राम मांझी बताए थे कि वो फ्लाइट में नीतीश कुमार आके उनसे माफी मांगे और उनको बोले कि अरे भाई छोड़िए ना, होते रहता है। और जीतन राम मांझी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उसी इंटरव्यू में कहते हैं कि हम उनका माफ नहीं किए और हमको बोलते रह गए, लेकिन हम उनका कोई बात इसलिए नहीं सुने क्योंकि हमको उनका बात बहुत बुरा लगा था। तो एक बात समझ लीजिए, जो इतिहास का विद्यार्थी रहा है और राजनीति का, उसको पता है कि जॉर्ज फर्नांडिस किस व्यक्तित्व के आदमी थे, उनका राजनीतिक ताकत और पहुंच क्या था, वो कैसे स्वभाव के थे। और अगर वैसे आदमी को नीतीश कुमार गच्चा दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार किसी को भी गच्चा देने से चूकेंगे। पंजाब में नरेंद्र मोदी का हाथ झटकने वाले का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो आदमी है जिनको एक वक्त लगने लगा था कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरे सिवा कोई एलिजिबिलिटी रखता ही नहीं है। और उस नीतीश कुमार को एक आदमी बोल रहा है, जिस आदमी के पास 3 गो विधायक है, तो हमको लगता है कि बहुत अपना रीढ़
मजबूत रखना चाहिए, काहे कि कब नीतीश कुमार को क्या खटक जाए। अरे भाई, बीच में चिराग पासवान की पार्टी टूट रही थी मीडिया में, वो क्यों टूट रही थी? सब इसलिए टूटती है ना क्योंकि नीतीश कुमार का ध्यान इधर उधर हो जाता है। कुछ ऐसा कुछ नहीं था, हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार एकदम से, उनका दो चार गो आदमी है, गुप्तचर कहिए चाहे कुछ कुछ कहिए, वो आदमी को भेजते हैं और वो आदमी को भेजते कहते हैं अच्छा तो देखो तो क्या हो रहा है। वो आदमी बस देखने जाता है तो हल्ला हो जाता है कि पार्टी टूटने वाली है। ये है नीतीश कुमार। तो चिराग पासवान की पार्टी नहीं टूटी, लेकिन चिराग पासवान को मीडिया में आकर कहना पड़ा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, चिराग तो पार्टी के मालिक हैं, उनके जीते हुए सांसद वीडियो बना रहे थे कि देखिए ऐसा बात नहीं है, हम चिराग जी के साथ हैं। मतलब इतना हड़कंप मच गया था। क्यों? क्योंकि यही चिराग पासवान 2020 में जदयू के साथ जो किए, और हम फिर कह रहे हैं अब नहीं, जब तक नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे तब चिराग पासवान सहम जाएंगे कि रात को चिराग पासवान का कोई सांसद अगर मीटिंग करने जाएगा नीतीश कुमार से, उनको बर्थडे का केक देने जाएगा ना, इनको लगेगा कि बहुत बड़ा खेल हो गया। तो जीतन राम मांझी जी देखिए अपने जगह तो सही है, उनका बयान भी सही है। जैसे वो कहते हैं कि भाई शराबबंदी में दलित जेल के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। आप डेटा उठा के देख लीजिए, जो अमीर है वो तो पहले पी रहा है अंग्रेजी शराब, और अंग्रेजी शराब पी के उसको बुद्धि है कि वो घर से नहीं निकल रहा है। जो बेचारा गरीब आदमी है जिसके पास अपना पक्का घर नहीं है, वो मड़ई में जाके पी रहा है महुआ मीठा, और पुलिस घुस के उसको मारियो रहा है, उसको पहुंचा दे रहा है जेल में। तो ये बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही है। लेकिन वही बात है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना बहुत दिक्कत है। नीतीश कुमार पत्रकारों को कुछ नहीं करते हैं। नीतीश कुमार का कोई आलोचना करेगा उसको कोई कुछ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार उस एरिया, मतलब जो उनका एरिया है, पॉश एरिया जहां पर बड़े नेता रहते हैं, उसमें से कोई उनको बोल दिया तो उनको गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा निकालते हैं कम से कम 3 साल के बाद। आरसीपी सिंह बन गए मंत्री 1.5 साल पहले, ओकरा बाद उन पर एक्शन लिया गया। ललन बाबू को ये 2010-11 में पार्टी छोड़ के भाग गए थे। तो नीतीश कुमार पहले देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ऐसा गच्चा देते हैं कि समझ में आ जाता है। और जीतन राम मांझी को इससे पहले वाले चुनाव में नीतीश कुमार ने अपने कोटे से सीट दिया था विधानसभा चुनाव में। तो इस बार देख लीजिए, मांझी जी तो पूरा मोदी मोदी कैले हैं, लग रहा है कि मोदी सीट दे देगा। अब भाजपा क्या है, भाजपा के दिमाग में बेदाबू ये चल रहा है कि कैसे भी भले वो नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे चुनाव, बोलते हैं ना उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाए जिस सिस्टम में ज्यादा सीट, बहुत ज्यादा सीट हमारे पास रहे। तो वैसे में वो जीतन राम मांझी पर रिस्क लेगी नहीं। तो जीतन राम मांझी हो सकता है अपना गड्ढा खोद रहे हो, पता नहीं है किसी को, पता भी चलेगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार अपना रखते हैं हिसाब। और ये पता चलेगा चुनाव के 10 दिन पहले, जब जीतन राम मांझी कहेंगे मेरे पीठ में कोई छुरा घोंप दिया है, हमको टिकट ही नहीं मिल रहा है, और मोदी जी उनका फोन नहीं उठाएंगे। तो बहुत तरह का बात है, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, आपने शराबबंदी का जिक्र किया। शराबबंदी सच्चाई भी है, जो अलग अलग लोग कैमरे पर आके स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार का शराबबंदी सफल नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र बार बार करना, बार बार इस बात का दावा करना कि दलितों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्या इस बात को ऐसे देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी खुल करके नीतीश कुमार के विरोध में बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कहीं किसी आदमी के ऑफिस में गए, उस आदमी के ऑफिस में जाके उसी के बारे में बोलने लगे, कहिए कि आपका दीवार का कलर अच्छा नहीं है, तो मतलब आप उसके दीवार का नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो नियम कौन बनाया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने तर्क क्या दिया कि गांधी जी ने कहा है कि शराब नहीं पीना चाहिए इसलिए बंद हुआ। मतलब नीतीश कुमार एकदम से कह रहे हैं कि ये हम ही करवा रहे हैं, मेरा सोच है कि गांधी जी का बात मनवाएंगे। और आप हर दिन सुबह उठ के मीडिया में आके कह देंगे कि भाई आप तो झूठे करवा दिए हैं, दलितों को नुकसान है, बंद कर देना चाहिए। अच्छा, यही बात तेजस्वी यादव भी हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि शराबबंदी सुपर फ्लॉप है, शराबबंदी से अधिकारी लोग पैसा कमा रहे हैं। यही बात, जो बात जीतन जी कह रहे हैं वही बात तेजस्वी जी कह रहे हैं, वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। इसका मतलब क्या? तेजस्वी घोर विरोधी है नीतीश के, प्रशांत किशोर घोर विरोधी है नीतीश के। 2 अक्टूबर को बन जाएगा पार्टी तो महाविरोधी हो जाएंगे। आप तो उसी गठबंधन में होकर वही बात रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब वो आप नीतीश का विरोध कर रहे हैं। बात सही है कि गलत, ये अलग बात होता है। देखिए पार्टी क्या होता है, कंगना रनौत पार्टी में रहकर बोली एगो बात, अब पार्टी किनारा कर ली कि नहीं कर ली, पार्टी का अपना बात है, उस सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा। गठबंधन का अपना, कई लोग नहीं सहमत होता है, लेकिन अगर आप उस एरिया में हैं तो आपको बात को मानना पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी जी का विरोध हम कह रहे हैं कि जो बिल्कुल कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इससे वो नीतीश कुमार के डायरेक्टली आंख में आ रहे हैं, ये भी सही है। बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अमीर आदमी 10 बजे 2 पैग लगा के सो जाता है। कई बार बोले, आप सुनिएगा कि 2 पैग, हाँ, सफेद पोस्ट लोग 2-2 पैग लगा के रात को 10 बजे सो जाते हैं, पकड़ा जाता है गरीब, महिलाओं को जाकर रात को पुलिस तंग करती है। ये बात सही है, और यही बतिया तेजस्वी और प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, मतलब कि आरजेडी वाले बोलते हैं। तो जीतन राम मांझी जी सही बात बोलकर भी नीतीश कुमार को अपना दुश्मन बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा करते रहे वो, तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार उनका उपाय करेंगे, और नीतीश कुमार का उपाय करने का इतिहास रहा है।
प्रशांत किशोर किसी का नाम लिए, ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर गए थे पार्टी में, बेटा बाप वाला रिश्ता हो गया था। तो उपाय ऐसा हुआ कि देख लीजिए, मतलब वही बात है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। वो बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार सुन रहे हैं, जब मौका आएगा समझ में आ जाएगा उनको कि क्या बोल रहे थे, उसका नतीजा क्या होने वाला है। अगला प्रश्न ये है कि जीतन राम मांझी पिछले कुछ समय से सरकार के साथ, जो केंद्र सरकार के जो मुद्दे रहे हैं, उसमें जदयू के साथ सेम पेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब जदयू जहां विरोध कर रही है, वहां पे सरकार के समर्थन में जीतन राम मांझी खड़ा हो रहे हैं। जहां जदयू जो है विरोध लगातार करते जा रही है, उस पर मैटर पर चुप हो जा रहे हैं, SC/ST की बात करते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री वाले मुद्दे पर जीतन राम मांझी का एक भी बयान तक नहीं आया। जबकि SC/ST वाले मुद्दे पर खूब उन्होंने इस चीज को मांग किया कि बिहार में 10% अलग से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, कोटा के अंदर कोटा बना करके। तो क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए वेद बाबू, अपॉर्चुनिटी का हिसाब किताब है हमको लगता है। जीतन राम मांझी जी जब नीतीश कुमार के साथ 2020 में सरकार में थे, तो उनका कितना मंत्रालय था ये आप जानते ही हैं, और मोदी के साथ गए तो कितना मंत्रालय, जो खुद उनको लगता है कि बात का महसूस होगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, उनको मोदी में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। जीतन राम मांझी का नाम उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत कम ही लोग जानते थे, ये बात तो सच है। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, किन परिस्थितियों में बने उनको छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री बने पूरा बिहार जान गया। अब उनके नाम के आगे पूर्व CM लिखाता है, उनको जिंदगी भर सुरक्षा मिला रहेगा मुख्यमंत्री होने के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते। तो दिक्कत क्या है कि जीतन राम मांझी जी अपॉर्चुनिटी से निकले हुए नेता हैं, और वो अभी इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं। जीतन राम मांझी जैसे नेता, जीतन राम मांझी नहीं, ऐसा कोई भी पार्टी बेद जी जिसका 4-5 या मैक्सिमम 10 विधायक हो, हम मानते ही नहीं है कि वो नीति बना सकता है या नीति बनाने में योगदान दे सकता है। हमारा मानना ये है कि वो लोग सिर्फ इस फिराक में, रामदास अठावले क्या कहे थे सदन में, वो बोले थे कि राहुल गांधी क्योंकि आपकी सरकार थी तो हम आपके साथ थे, आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी के साथ है, कल आपकी होगी तो आपके साथ आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनका 5-10 सीट वाला हिसाब किताब है वेद बाबू, इनका कोई भी नीति से, इनका कोई भी विचारधारा से शून्य मतलब होता है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी इन पब्लिक और दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी इन सदन। इनका 2 ही टारगेट है कि लोगों में मौजूद रहे या सदन में कुर्सी हमको मिलता रहे, बस 2 ही चीज है। तो वो काम कर रहे हैं। हम इसको नहीं मानते हैं कि जीतन राम मांझी का आइडियोलॉजी है, बिल्कुल नहीं आइडियोलॉजी। उनका सिर्फ इतना मानना है कि मोदी के साथ रहेंगे तो फायदा में रहेंगे, अभी मोदी का लहर चल रहा है, बात खत्म। और इसी को सोच के वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि ये करते करते वो नीतीश जी से बैर कर ले रहे हैं। अब जब बैर कर लेंगे तो फिर कह रहे हैं नीतीश जी अगर एक बार ऐसे आंख पलट देंगे सब बात समझ में आ जाएगा। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या जीतन राम मांझी जो है झूठा कसम खाते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के वो अक्सर कसम खाते हुए दिखाई दिए थे कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जीवन भर, लेकिन फिर पलटी मार जाते हैं और अब तो खुल के विरोध ही कर रहे हैं। खैर, तो क्या लगता है आपको कि जीतन राम मांझी जो है नीतीश कुमार के जैसा ही पलटी मारने लगे हैं? नहीं, देखिए हमको लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास का 90% नेता झूठा है। ये सब झूठा कसम खाते हैं ये लोग, कोई दिक्कत की बात इसमें हमको लगता है। अच्छा, नीतीश जी जो ऐसे करके बोले थे कि हमको सब समझ में आ गया है, अब सब सगरों दिन यहीं रहेंगे, उधर नहीं जाएंगे, तो वो कहीं चले गए? हाँ, वो भी तो कसम खाए थे विधानसभा में। तो हमको लगता है, और बिहार में ही नहीं भाई, यूपी में भी यही चल रहा है, सब जगह यही चल रहा है। तो भारतीय राजनीति में 90% बेदबाबू जो नेता हुए, उन लोगों ने झूठी कस्में खाई। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब झूठे हैं, बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं है यहाँ किसी का, झूठे हैं। अब जो भी हो गाना वैसा। तो जय किशोरी जी गाना है, बड़ा अच्छा गाना है। भारतीय राजनीति के उन तमाम पॉलिटिशियंस पे हमको लगता है फिट बैठता है। इन लोगों को कोई मतलब लाज शर्म नहीं है, और कसम उसम कुछ नहीं होता है। अरे भाई, आपने राजनीतिक पार्टियां देखी होंगी, जो दामाद पार्टी छीन लिया होगा साउथ में अपने ससुर से। आप सोचिए ना, मतलब बेटी का पति अपने ससुर से पार्टी छीन लिया। आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर पाएंगे। हम लोग आम आदमी है, हम लोग लगता है ससुर बाप हो गया। अरे बाप, ससुर से पार्टी छीनेंगे, उससे मारामारी करेंगे, लेकिन हो तो रहा है। अरे भाई, अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को धक्का नहीं दिया क्या था वो? आप बाप को धक्का दे पाएंगे? अरे भाई, अब बाप पर ऊंचा आवाज कर देंगे तो रात को रो रो के मर जाएंगे कि बाप ने बोल दिए पापा को, वहां धक्का दे रहा है वो। राजनीति में सब होता है और होता रहेगा। नीतीश कुमार भी झूठा कसम खाए। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या कर दिए? बोले थे कि नीतीश चाचा बर्बाद कर दिए बिहार को, अब फटाक से भाग गए उनके पास। हम फिर कह रहे हैं अभी मौका मिला तो भाग जाएंगे। तो इन लोग की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनके जबान का कोई वैल्यू नहीं है। इनका एक ही हड्डी है, वो है कुर्सी, और उसको ऐसा करके टिक जाते हैं ये लोग। जब तक कुर्सी है तो मजा में है, कुर्सी खत्म तो झूठा 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 चलता रहेगा और कुछ नहीं है लोगों के पास। चलिए, आप बिहार के राजनीतिज्ञों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इस डिस्कशन के बारे में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।